सद्गुरु, हमने अभी वंदे मातरम की बात की। हम अपने देश को मातरम ही क्यों कहते हैं? पितरम क्यों नहीं? मातरम क्यों? ये मातृभूमि क्यों है, पितृभूमि क्यों नहीं, या दोनों क्यों नहीं? क्योंकि वैसे तो एक देश लोगों से बनता है, पर देश की सीमा और परिभाषा धरती से आती है। हाँ। हमने धरती या भूमि को हमेशा मां की तरह देखा है, क्योंकि अगर हम एक बीज बोते हैं तो एक जीवन पैदा हो जाता है, इसलिए हम इसे एक महिला के रूप में देखते हैं। तो लगभग हर जगह कुछ बहुत ही लड़ाकू संस्कृतियों को छोड़कर हर जगह देश को मां की तरह ही देखा गया है, क्योंकि भूगोल के एक निश्चित आयाम की परिभाषा से ही देश बनता है। जी, क्या बस यही कारण है? ये कब से आरंभ हुआ? मैं कहूंगा कि ये इस देश के साथ ही आरंभ हुआ। This is the oldest nation on the planet. क्योंकि ये धरती का सबसे पुराना देश है। आज लोग जिसे एक देश मानते हैं, ये उससे बिल्कुल अलग है। आज के देश लोग देशों को बना रहे हैं, भाषा, धर्म, जाति, नस्ल और शायद एक या दो देश आदर्शों के आधार पर भी बने हैं। मूल रूप से लोगों की समानता से देश बनता है, लेकिन हम इस देश को पिछले 8 या 10 हजार सालों से भारतवर्ष के नाम से जानते आ रहे हैं। हमने कभी खुद को एक जैसा होने की वजह से एक नहीं माना। अगर आप 50 किलोमीटर की दूरी पर जाएं, तो आपको अलग लोग, अलग पहनावे, भोजन, भाषाएं और रहन सहन दिखाई देगा। तो ऐसा क्या है जो इसे एक देश बनाता है? जब यूरोपियन यहां आए तो वे कहने लगे, हमने जिस देश के बारे में सुना था उसका वजूद ही नहीं है, क्योंकि यहां ऐसा कुछ नहीं है जो इसे बांधे हुए हो। वे इसे देश कैसे कह सकते हैं? पर पिछले 8 या 10 हजार सालों तक उपमहाद्वीप तथा उस समय की ज्ञात दुनिया में हर जगह हमारे देश को एक राष्ट्र ही माना जाता रहा। चाहे कुछ समय तक हमारे यहां 200 से अधिक राजनीतिक सत्ताएं थीं, तो ये एक देश क्यों कहलाता है? This is something. इस देश के नेताओं और लोगों को इसे अवश्य देखना चाहिए। ये किसी भाषा, धर्म, जाति की बात नहीं है, क्योंकि हमारी राष्ट्रीयता सारे धर्मों से पहले की है। जब कोई धर्म नहीं था, ये देश तब भी था। हम इसे हिंदुस्तान कहते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि ये किसी एक धर्म को मानने वाले खास लोगों से जुड़ा है। ये एक भौगोलिक वर्णन है। हिमालय और इंदु सरोवर के बीच की भूमि हिंदुस्तान है। ये किसी खास धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करती। हमारे पास कभी कोई धर्म नहीं था, हमारे पास अब भी नहीं है। हम दूसरों से प्रतियोगिता कर रहे हैं, लेकिन धर्म अब भी नहीं है, क्योंकि ये कोई धर्म नहीं बल्कि एक भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान है। ऐसा क्या है जिसने हमें इतने लंबे समय तक जोड़े रखा? इस धरती पर कोई भी देश इतने लंबे समय तक एक नहीं रह सका। वास्तव में अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमेशा से ही जिज्ञासुओं की धरती रही है। जब लोग समानता देखते हैं तो वे विश्वास करने वालों का देश बनाने की कोशिश करते हैं। लोग एक ही विश्वास रखते हैं तो वे जुड़ जाते हैं। ये हमेशा से ही जिज्ञासुओं की धरती रही है, सत्य और मोक्ष के खोजियों की। इसी तलाश में हमने अपनी एकता को पाया, क्योंकि इस तलाश का आपने आविष्कार नहीं किया। यह मनुष्य की बुद्धि का स्वभाव है। मनुष्य की बुद्धि का स्वभाव चीजों को जानकर, समझकर खुद को मुक्त करना है। तो ये देश उस बुनियाद पर बनाया गया था। बनाया भी नहीं, बल्कि इसे उस बुनियाद पर संभाला गया था कि आप खोजी हैं। जब आप खोजी होते हैं तो आप किसी एक खास चीज से तालमेल में नहीं होते, बस आप अपने भीतर के जीवन की प्रक्रिया के तालमेल में रहते हैं, जो कभी गलत नहीं होती। हर इंसान हमेशा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे बिगाड़ने के लिए मान्यताओं
गलत पट्टियों या किसी भी चीज का कितना प्रयोग करते हैं, पर किसी के जीवन की जीने की व्यवस्था हो जाने पर वो अपने अस्तित्व के और आसपास की हर चीज के बारे में जानना चाहता है। आप चाहे इसे विज्ञान कहें, आध्यात्मिक प्रक्रिया कहें या फिर खोज या तलाश, कुछ भी कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसानी बुद्धि जानना चाहती है, अपनी वर्तमान सीमाओं के परे जाना चाहती है, उन बेड़ियों से मुक्त होना चाहती है जिनमें हम अभी जकड़े हुए हैं। तो हमने इस इच्छा, इस खोज के आधार पर अपना देश बनाया, और जब तक हमारी तलाश जीवित रहेगी इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर हम खुद को बदलकर एक समान न बनाएं तो हम हमेशा एक रहेंगे। अगर हम खुद को बदलकर मान्यताएं और समानता स्थापित करेंगे तो हम एक नहीं रहेंगे। तो क्या वह भारता था? हाँ, क्या इंडिया अलग है? क्या इंडिया बदल गया और इसने भारता को बदल दिया? भारत। भारत। भारत का मतलब है भारत। भाव यानी संवेदना, क्योंकि जीवन का आपका सारा अनुभव फिलहाल इंद्रियों पर टिका है। आप जो देखते, सुनते, सूंघते या खाते हैं या छूते हैं, वे तरह तरह की संवेदनाएं हैं। यही आपके जीवन का आधार है, यही आपके अनुभव का मूल है। भा यानी संवेदना, जिसमें भाव आता है। हाँ। रा का अर्थ है राग या धुन। ये धुन आपकी नहीं, इसे अस्तित्व ने पहले ही तय कर रखा है। आप इसे तय नहीं कर सकते। अब आपको बस सही ताल खोजनी है। अगर आपको सही ताल मिल जाती है तो आप एक जबरदस्त इंसान होंगे। अगर ताल नहीं मिलती तो आपको जीवन की प्रक्रिया कुचल देगी। तो हमने इस देश को भारत कहा, और पहले, जरूरी नहीं कि पहले, अतीत के एक महान सम्राट का नाम भी भरत था। लोग कहते हैं कि उनके नाम पर देश का नाम पड़ा। नहीं, देश के नाम पर उनका नाम पड़ा। इस देश में बहुत से भरत और भारती हैं जिनके नाम पर देश का नाम नहीं, देश के नाम पर उनका नाम रखा गया। तो क्या हमने अपने देश का नाम भारत से इंडिया करके भूल की? एक बहुत बड़ी गलती, क्योंकि आपको यह समझना होगा, जब भी कोई किसी देश पर कब्जा करता है, विजेता शक्तियां जब किसी देश पर अधिकार करती हैं तो वे सबसे पहले उसका नाम बदल देती हैं। ये दूसरे को गुलाम बनाने की तकनीक है, ये दास बनाने की टेक्नोलॉजी है। अगर आप अफ्रीकी अमेरिकी इतिहास देखें, जब अफ्रीकी लोगों को लाया गया तो सबसे पहले बंदरगाह पर आते ही उनके नाम बदले गए। उनके जो भी अफ्रीकी नाम थे उनकी जगह बेहुदे नाम रखे गए। यही हमारे साथ किया गया। तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम है, चेन्नई मद्रास है। समझ नहीं आता कि हम मैड हैं या रास्कल। इसी तरह इंडिया है, इसका क्या अर्थ है? इसका कोई अर्थ नहीं। अगर मैं आपको बिना मतलब का कोई नाम दूं तो आप मेरे सामने एक मूर्ख इंसान होंगे, क्योंकि मेरे पास एक सार्थक नाम है, मेरे पास एक परंपरा और एक संस्कृति है, और आपके पास कुछ नहीं। तो इसी तरह हम इंडिया बन गए। ये पहली चीज है। एक राष्ट्र की सोच सबके मन में बसनी चाहिए, क्योंकि देश बस एक सोच है। जब ये सोच आपके मन में जगेगी और दिल में उतरेगी, और इसके लिए आप में जुनून पैदा होगा, तब ही आप एक असली देश होंगे, वरना देश बस कागजों पर होगा। यही आज हमारे लिए बदकिस्मती भरी हकीकत है। तो कम से कम जब वे 1947 में गए तो हमें सबसे पहले अपना नाम बदलना चाहिए था, जो सबके मन में किसी रूप में गूंजता। हाँ। आज हम भारतीय देश के लिए अंग्रेजी नाम का प्रयोग कर रहे हैं। इस देश में केवल 2% लोग ही अच्छी तरह अंग्रेजी बोल सकते हैं, बाकी बचे लोग पीछे छूट जाते हैं। मैं वर्तमान प्रधानमंत्री से एक आग्रह करना चाहूंगा, इस देश का नाम बदलकर ऐसा नाम रखें जो सबके दिल में एक साथ धड़के। वाह वाह वाह, बहुत खूब। मैं जानता हूं कि बहुत से तार्किक लोग कहेंगे कि नाम में क्या रखा है। हाँ। ठीक है, अपना नाम टोबू रखिए या मोमो रख लीजिए, लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि जब आप अपना नाम बोलते हैं तो आपको समझना चाहिए कि वो एक ध्वनि है। हम जो कुछ भी कहते हैं वो बस एक ध्वनि है। अर्थ केवल एक मानसिक और सामाजिक चीज है। जैसे मैं किरण शब्द कहता हूं, ये एक ध्वनि है, इसका अर्थ सामाजिक और मानसिक है। इसके अर्थ को छोड़ दीजिए, ध्वनि का अस्तित्व है और इसकी अपनी ताकत है। भारत में ताकत है
और ये ताकत देश में सभी के दिलों में गूंजनी चाहिए। और एक भारतीय होने का क्या मतलब है, इसकी बुनियादी बातें, भारतीय होने की 5 बातें सभी को पता होनी चाहिए। ये सभी इंसानों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर इस देश में रहने वाले हर इंसान की आकांक्षाएं अगर देश की आकांक्षा से मेल नहीं खाएंगी तो आपके पास देश नहीं होगा, सिर्फ नाम होंगे। ऐसा नहीं है कि नाम से ही सब हो जाएगा। नाम से लोगों में जुनून जागना चाहिए देश के लिए। अभी उनके भीतर सिर्फ हार्मोनल जुनून है, देश के लिए जुनून नहीं है। ठीक है, इसीलिए महिलाओं के साथ यह सब हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि नाम हर चीज का समाधान है, पर राष्ट्रीयता जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम सारी दुनिया के बारे में क्यों नहीं सोच सकते? हम सोच सकते हैं, पर फिलहाल आप मानवता के जिस सबसे बड़े हिस्से के साथ प्रतिबद्ध हो सकते हैं वो देश है। इसलिए देश मायने रखता है। जब हम कहते हैं कि हम इस देश और इसके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो इसका मतलब है कि भले ही 720 करोड़ के लिए नहीं, पर आप कम से कम 125 करोड़ लोगों के लिए तो प्रतिबद्ध हैं। ये प्रतिबद्धता अपने कल्याण की प्रतिबद्धता से आगे बढ़ाया गया एक बड़ा कदम है। तो इस लिहाज से देश मायने रखता है। आध्यात्मिक होने के नाते मैं उस तरह का राष्ट्रवादी नहीं हूं। मैं इस धरती के हर व्यक्ति और जीव को एक ही नजर से देखना पसंद करता हूं। मैं ऐसा ही हूं। पर एक देश का होना जरूरी है, क्योंकि इससे एक व्यक्ति के जुनून, जुड़ाव और चिंता का दायरा इधर बैठे 2 लोगों की पसंद और नापसंद से परे जा सकता है। पूरी दुनिया में लाखों लोग आपको देख रहे हैं। भारतीय होने के नाते आपकी 2 जिम्मेदारी है, और इनमें से एक जिम्मेदारी लोगों के लिए है। मैंने तय किया है कि अब से इंडियन शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। क्यों? मैं भारत शब्द का प्रयोग करना चाहूंगा। मैंने आपसे कहा था हिंदी आगे आ रही है। ये भारत का हिंदी नाम है। नहीं, ये एक हिंदुस्तान, हम इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। जी, दरअसल हिंदुस्तान इस भूगोल का वर्णन करता है, भारत इस संस्कृति का वर्णन करता है। मेरे हिसाब से ऐसा समय आ गया है जब हमारे पास सांस्कृतिक पहचान होनी चाहिए, क्योंकि संस्कृति जोड़ती है। हमें इसे समझना होगा। इस देश के 7 संत जो आज यशस्वी सप्तऋषि कहलाते हैं, सबसे पहले आपको यह समझना होगा, इस देश की महानता आध्यात्मिक आयामों की खोज और प्राप्ति ही इस देश की उपलब्धि रही है। ये आध्यात्मिक धागा ही इस देश को जोड़े हुए है। ये जानने की जिज्ञासा, अगर आपने इसे तोड़ दिया तो आप इस देश की सत्ता को बनाकर नहीं रख सकेंगे, यकीन मानिए। क्या ये धर्म है? ये धर्म नहीं है। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि ये राष्ट्रीयता जिसे हम भारत कहते हैं, ये सभी धर्मों से पहले से है। जब आदि योगी से 7 ऋषियों ने पूछा, हम इसे कितने तरीकों से पा सकते हैं? उन्होंने कहा, अगर आप भौतिक शरीर को आधार बनाते हैं तो परम को पाने के 112 तरीके हैं। पर अगर आप शरीर के परे चले जाते हैं तो इस कायनात में जितने अणु हैं उतने द्वार मौजूद होंगे। क्या आप इसे एक धर्म कहेंगी? नहीं। धर्म मतलब आपको विश्वास है कि बस यही बात है। दुर्भाग्य से बहुत सारी धार्मिक शिक्षाएं राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं रखती। वे एक देश के बुनियादी अस्तित्व में भरोसा नहीं रखती। ये किसी के लिए या किसी के साथ जुड़ने की बात नहीं है। सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि क्या हम एक देश हैं। अगर हम हैं तो एक देश की ये सोच सबके दिमाग में गहरी उतरनी चाहिए। कैसे? हम शुरुआत कहाँ से करें? स्कूल के समय से। ऐसे अध्यापकों के साथ जिन्हें सामान्य ज्ञान भी नहीं है। आप उन्हें गर्मियों में प्रशिक्षण दे सकते हैं। उन्हें प्रशिक्षण कौन देगा? नेताओं में इसी संकल्प की जरूरत है। मैं यही कह रहा हूं। ये देश क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका की बात है। 20 के दशक में बहुत से इटालियन और अन्य लोग, खासकर इटालियन, वहां रहने गए। वो अपनी बोली बोलते थे, अपना खाना खाते थे, वे खुद में मग्न रहते थे और अमेरिकियों से घुलते मिलते नहीं थे।
उन्हें लगता था कि उनकी संस्कृति कहीं बेहतर है। वे उस समय के भारतीयों की तरह थे, like exuberant. उल्लास से भरपूर लोग। वे अलग रहते थे। तब अमेरिका की सरकार ने एक जबरदस्त कदम उठाया। हो सकता है कि आज के बहुत से बुद्धिजीवी इसे तानाशाही कहेंगे, पर वे सभी यूएस जाने की कतारों में हैं। यूएस सरकार ने पोस्टर बनवाए, जर्मन वासियों के लिए अलग, इटालियन लोगों के लिए अलग और यहूदी लोगों के लिए अलग तरह के पोस्टर तैयार किए गए। ये उन्हें हर घर की रसोई में लगाने होते थे। ठीक, ये एक सरकारी पोस्टर है जिसमें दिखाया गया है कि एक इटालियन महिला को सुबह अमेरिकी नाश्ता कैसे परोसना चाहिए, उसके कपड़े कैसे हों, खाने की मेज कैसी हो और नाश्ते में क्या हो। लंच या डिनर इटालियन हो सकता है, पर नाश्ता अमेरिकी ही करना होगा। क्या आप समझे? हो सकता है कि यह चीज तानाशाही लगे, पर वे ऐसे कई तरह के उपायों से एकता लाए। लोग नाश्ता क्या करते हैं, यह बहुत ही छोटी सी चीज है, पर सरकार इस ओर देख रही है क्योंकि वे एक देश बनाने में दिलचस्पी रखते हैं। जबरदस्त। मैं हैरान था। वो पोस्टर अब भी कहीं मेरे पास होगा। मैं ये देखकर हैरान था कि किसी ने लोगों को एक साथ लाने के लिए कितने विस्तार से काम किया है। अगर आप उन्हें अकेला छोड़ देते तो वे एक ही देश में कई देश बनकर आपस में लड़ते रहते। जो भी कहा और किया गया हो, अमेरिका में इतनी विविधता है, फिर भी वो एक देश है।